नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन के साथ हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 1 में से है, जिसमें आपसे पूछ लेगा जो फ्यूल द्वारा दिए गए जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत है उनकी व्याख्या करें। या आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा हेनरी फ्यूल लिख के आए या हेनरी फ्यूल लिख के आए, वही आपको लिखना है। देखिए, जो प्रबंधन है, प्रबंधन के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हेनरी फ्यूल का है और दूसरा टेलर का है। ठीक है, एक आपका हेनरी फ्यूल का है, सेकंड आपका टेलर का है। तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमारा प्रबंध का सिद्धांत है या प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो एक कला है या वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम उसका महत्व, ये सब चीजें हम जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे। आज की वीडियो में सिर्फ हम आज जानेंगे कि 14 क्या सिद्धांत थे हेनरी फ्यूल के, आपको कैसे लिखना है वो चीज हम देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या आपको और किस चीज पर वीडियो चाहिए। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप पर हमारा एक चैनल है, आप व्हाट्सएप के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे आपको आंसर राइटिंग लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है जो प्रबंधन का सिद्धांत होता है वो क्या होता है। तो सिद्धांत एक आधारभूत तत्व होता है, यानी कि इस वर्ड को आपको याद रखना है, तत्व या आधारभूत तत्व। सिद्धांत जो है वो एक आधारभूत तत्व है जो कि क्या कारण है और क्या परिणाम है, दोनों के बीच में संबंध बताता है, वही कहलाता है सिद्धांत। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं प्रबंधन का सिद्धांत, यानी कि इसी के आधार पर प्रबंधक जो है, प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब है मैनेजर, यानी कि इसके आधार पर मैनेजर अपनी जो उसकी कंपनी होती है, जहाँ पे वो कार्य करता है, जो उसका संस्थान होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके भविष्य की कल्पना कर सकता है तथा इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वह छोटी मोटी गलतियों से बच सकता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत क्या है? सिद्धांत एक आधारभूत तत्व है जो कारण और परिणाम के बीच में रिलेशन बताने का कार्य करते हैं। और जब इसके बीच में रिलेशन पता लगता है, यानी कि इसके बीच में रिलेशन किसको पता है, मैनेजमेंट के बारे में किसको पता है, मैनेजर को पता है। तो मैनेजर अगर इन सिद्धांतों का सही तरीके से पालन करता है या वो अपने भविष्य, जो भी उसकी संस्था है, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भविष्य की कल्पना करता है, तो मतलब कल्पना कर सकता है इन सिद्धांतों के आधार पर। और साथ ही साथ वो जो छोटी मोटी गलतियां जो भविष्य में करने वाला है या जो उसके एम्प्लॉय, जो कर्मचारी करने वाले हैं, उनसे वो बच सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना है। उसके बाद है जॉर्ज। आपको 2 राइटर जरूर याद रखने हैं या 2 राइटर के जरूर आपको वहाँ पे विचारक के विचार लिखने हैं। तो नीचे आपको लिखना है कि जॉर्ज के अनुसार किसी कार्य को मार्ग प्रदान करने वाला सत्य को सिद्धांत कहते हैं, यानी कि एक ऐसा ट्रूथ, एक ऐसा सत्य है जो किसी कार्य को करने में हमें मार्गदर्शन दिखाता हो कि ये रास्ता सही है। एक ऐसा रास्ता, यानी कि एक ऐसा सच जो हमें काम करने का सही रास्ता दिखाता हो, वही कहलाता है सिद्धांत। इसी हिसाब से विलियम ने बोला है, विलियम बी के अनुसार सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य सत्य है, यानी कि सभी के सभी के द्वारा माना गया एक ट्रुथ है जो कि कार्य का मार्गदर्शन कराता है, यानी कि कार्य को कैसे करना है वो हमें बताता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत एक आधारभूत तत्व है जो कि कारण और परिणाम के बीच में संबंध बताने का कार्य करता है। और इसी के अनुसार जो एक वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो मैनेजर होता है, वो आगे भविष्य में होने वाली छोटी मोटी गलतियों से बच सकता है। और इसी के अनुसार वो अपनी कंपनी की या जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में सोच सकता है, उसकी कल्पना कर सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि हेनरी फ्यूल कौन थे, उन्होंने क्या क्या बताया है। तो देखिए, फ्रांस के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे ये हेनरी फ्यूल,
जिन्होंने प्रबंधन का सिद्धांत दिया था, अपनी पुस्तक में दिया था। पुस्तक का नाम याद रखना है, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध में दिया। तो नॉर्मल सी लाइन है कि फ्रांस के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध या प्रबंधन में दिया है या बताया है। ठीक है, उनका मानना था कि औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध के कुछ आधारभूत सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका मतलब देखो शॉर्टकट में लिखा है कि उनका मानना ये था कि किसी भी अगर आपको किसी भी कंपनी को चलाना है, किसी भी संस्था को चलाना है, तो संस्थाओं के मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हेनरी फ्यूल का मानना था। दोबारा सुनो, यहाँ पे कुछ वर्ड आपको नहीं क्लियर होगा, लेकिन देखो बात को ध्यान से सुनो। हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि जब भी कोई एक इंसान अपनी कोई भी कंपनी खोलना चाहता है या कोई भी उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको प्रबंध के बारे में और जो प्रबंध के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये किसका मानना था? हेनरी फ्यूल का मानना था। तो ये आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हो कि हेनरी फ्यूल का मानना था कि जब भी कोई व्यक्ति कोई उद्योग लगाना चाहता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसे प्रबंधन के कुछ सिद्धांतों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अनुभव किया, यानी कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि बिना सिद्धांतों के प्रबंध का अध्ययन संभव नहीं है। उनका मानना था कि बिना एक्सपीरियंस के हम सिद्धांतों के प्रबंध का मतलब अध्ययन नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते। अब हम जान लेते हैं कि क्या थे उनके सिद्धांत। तो 14 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, 1 बाय 1 करके आपको आराम से सबको समझना है। पहला है कार्य का विभाजन का सिद्धांत, यानी कि जो भी जितना भी कार्य है, किसी भी कंपनी में एक टाइप का काम नहीं होता है, वहाँ पे कम से कम 10 से 15 टाइप के कार्य होते हैं। तो जो भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है, कर्मचारी की योग्यता के अनुसार क्या, द्वारा सुनो, एक आप ऐसे लिखोगे कि किसी भी संस्था में एक कार्य नहीं होता है, हर एक संस्था में अलग अलग कार्य होते हैं या अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अलग अलग कार्य होते हैं या अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो उन क्षेत्रों में जो भी काम करेगा, मतलब पहले तो उन क्षेत्रों को अलग अलग कार्यों में बांटना है। और किसको बांटना है? योग्यता के अनुसार सभी कर्मचारियों को उनके कार्य का विभाजन करना चाहिए। तो ये 2 बातें उन्होंने बोली कार्य के विभाजन के अंदर। पहला उन्होंने बोला कि एक कंपनी के अंदर में कई सारे कार्य होते हैं, कई सारे क्षेत्र हैं या कई सारे क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में कई सारे कार्य हैं। उन कार्यों को बांटना चाहिए, कैसे? योग्यता के अनुसार, यानी कर्मचारियों के बीच में उन सारे ही कार्यों को बांटना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, किसके अनुसार? योग्यता के अनुसार। यानी कि अब जैसे एक बंदा है, कॉलिंग करने में बहुत अच्छा है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सही से समझा पा रहा है कस्टमर को, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको HR बना दो। जब उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता है तो उसको आप सेल्स में रखो ताकि कंपनी की ग्रोथ हो। तो यानी कि योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन करना एक कंपनी के अंदर बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको पहला सिद्धांत समझ में आया होगा। दूसरा है अधिकार तथा उत्तरदायित्व। अधिकार तथा उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि सबको पता होना चाहिए, कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, सभी कर्मचारी, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, सभी कर्मचारी को अपने अधिकार पता होने चाहिए और अपना उत्तरदायित्व पता होना चाहिए कि उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं। यानी कि अधिकार और कार्यों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये बोला। तीसरा बताया उन्होंने अनुशासन का सिद्धांत। बहुत इजी है, डिसिप्लिन में सबको अपना काम डिसिप्लिन में करना चाहिए और डिसिप्लिन में संस्था के अंदर एक परिवार की तरह रहना चाहिए। उसके बाद है आदेश की एकात्मक। आदेश की एकात्मक का मतलब होता है कि अगर उनका मैनेजर उनसे कुछ चीज़ बोल रहा है, कोई चीज़ करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, या उनका जो बॉस है या ऑनर है, कोई भी अगर उन्हें कोई भी कार्य करने का आदेश दे रहा है, तो उन्हें वह काम अनुशासन मतलब आदेश जो भी उनको मिलता है तो उन्हें अपने आदेश के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। उसके बाद है निर्देश की एकात्मक। निर्देश का मतलब होता है कि उनको बताना कि भाई अब आपको ये काम करना है। देखो 2 अलग शब्द है, आदेश और निर्देश। जैसे मैं बोल दूँ आपको जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, तो ये क्या है? ये एक टाइप से आदेश है, यानी कि ऑर्डर है।
दूसरा होता है निर्देश, जिसमें मम्मी सिखाती हैं हमें, जैसे कि घर में कोई आए तो चाय बना देना, जैसे सिखाते हैं ना लड़कियों को कि घर में कोई आए तो चाय बनाना, कोई आए तो पानी के लिए पूछना, तो ये होता है उनको निर्देश देना। तो ऐसे ही हर एक कंपनी में आदेश और निर्देश होता है, यानी कि एक मैनेजर या एक ऑनर जो भी अपने कर्मचारियों को ऑर्डर देता है, वो सारे ऑर्डर को फॉलो करने की जिम्मेदारी होती है कर्मचारी की, और बॉस की जिम्मेदारी होती है कि सही समय पर उन्हें, सही टाइम पर उन्हें डायरेक्शन दी जाए। कोई भी कर्मचारी अगर गलत दिशा में चल रहा है तो उसे बोलना जाए कि आप इस दिशा में नहीं, आप सही दिशा में चलिए, मीन्स कि आपको ये ऐसे ऐसे नहीं, आपको इस टाइप से कार्य करना है। हो सकता है कोई कर्मचारी किसी चीज़ में परफेक्ट ना हो तो उसे ट्रेनिंग के द्वारा भी निर्देश दिया जा सकता है। निर्देश का मतलब होता है डायरेक्टिंग, जिसे हम आगे बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है, जो एक इंसान का जो हित होता है, जैसे आप किसी कंपनी में गए, तो आपका हित यहाँ पर क्या है कि भाई मैं वहाँ पे जाके काम करूँगा, मुझे बदले में सैलरी चाहिए। सैलरी आपका हित है, क्या है? सैलरी। तो आपका जो व्यक्तिगत हित है उसकी अपेक्षा में सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत बोला गया, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो कि एक कंपनी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही सही हैं। ये तो आपका एक व्यक्तिगत हित है काम करना, लेकिन आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपकी सैलरी भी मिले और कंपनी को भी प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि व्यक्ति को अपने हित के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे कंपनी के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे सिर्फ अपने वेतन से मतलब नहीं होना चाहिए, उसे कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। अब प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हो आप सर्च करके लिख देना, ठीक है। प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इस टाइप से आपको हिंदी के वर्ड यूज़ करने हैं। उसके बाद है कर्मचारी के पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत ये होता है, जो भी देखो पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। जो भी कर्मचारी हार्ड वर्किंग है उन्हें उसका सिद्धांत, यानी कि उन्हें उसके बदले में कुछ ना तो कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि सैलरी जो मिलती है वो तो एक प्लस है कि भाई सैलरी तो मिलेगी। जो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, जो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, जो ओवर टाइम दे रहा है कंपनी को, जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, मान लो 1 लाख की सेल, मतलब ए बंदे ने 1 लाख की सेल दी कंपनी को, 1 लाख की, ठीक है। बी बंदे ने वहाँ 10 लाख की सेल दी, दोनों की सैलरी बराबर है, बट यहाँ पे बी को तो लगेगा ना कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ कंपनी को लेकर, सैलरी दोनों की ज्यादा है, मतलब बराबर ही है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत यही कहता है कि जो कर्मचारी जितना ज्यादा कार्य करता है उसको उसकी कार्य और योग्यता के अनुसार ही उसे वेतन उसका मिलना चाहिए। उसके बाद है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि सारी शक्ति सिर्फ एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सारी शक्ति सिर्फ मैनेजर के हाथ में नहीं होना चाहिए। कोई भी रूल्स जब बनता है तो सिर्फ मैनेजर नहीं बनाएगा, मैनेजर को जो प्रबंधक है उन्हें अपने सारे कर्मचारियों से सलाह लेनी चाहिए कि ये रूल्स बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये होता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में आप ये भी लिख सकते हो, जो अधिकार वगैरह होता है वो सभी के पास होते हैं, ठीक है, और सभी के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय लेने की शक्ति सभी के पास होनी चाहिए। चलो पहले एक बार रिवीजन कर लो। पहला मैंने आपको बताया कार्य विभाजन का सिद्धांत, जिसमें योग्यता के अनुसार सभी को अलग अलग कार्य दिया जाता है। दूसरा है अधिकार तथा उत्तरदायित्व, यानी कि कंपनी के अंदर काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को पता होना चाहिए कि उसका अधिकार क्या है, उसे कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है और उसे किस क्षेत्र में काम करना है। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत, जिसमें उसे डिसिप्लिन से काम करना है। चौथा है आदेश की एकात्मक, यानी कि जो भी उसको ऑर्डर ऊपर से मिल रहे हैं, चाहे उसके बॉस के द्वारा चाहे उसके प्रबंधक यानी कि मैनेजर के द्वारा, उसको उसे फॉलो करना है। निर्देश की एकात्मकता का मतलब होता है कि उसको सही टाइम पे, किसी भी कर्मचारी को सही टाइम पर प्रबंधक और बॉस के द्वारा उसको डायरेक्टिंग की जाए, यानी कि निर्देश उसे दिया जाए। निर्देश किसी भी टाइप से हो सकता है, चाहे ट्रेनिंग के टाइप से, चाहे सही से समझाया जाए, चाहे मोटिवेशन देकर। उसके बाद है एक व्यक्ति को अपने हित की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत, यानी कि उसको सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में नहीं सोचना है, उसे अगर वो आया है तो सैलरी के बदले उसे उतना ही काम करना है जितनी उसे सैलरी मिल रही है, यानी कि कंपनी को उसे प्रॉफिट देना है। उसके बाद है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, जो कि ये बोलता है कि जो जितना काम करता है, जो कर्मचारी जितना कार्य करता है, उसे उसकी पारिश्रमिक के अकॉर्डिंग ही उसको वेतन मिलना चाहिए।
8वां है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अधिकार किसी कंपनी में होते हैं वो सभी के पास अधिकार होने चाहिए, सभी के पास बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। निर्णय जो डिसीजन मेकिंग होती है किसी कंपनी में, कोई भी निर्णय लिया जाता है या कोई भी नियम बनता है तो उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर सभी की प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, सभी को प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि उसे कहाँ कार्य कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है और उन्हें कैसे कार्य कर रहा है, मतलब कैसे कार्य करना है, उनके मैनेजर कौन है, वो किसके टीम में आते हैं, वो उनके संग संग और कौन लोग काम करे, तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब होता है लाइक समानता, कि सभी को वहाँ पर एक कंपनी के अंदर सभी कर्मचारियों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि भेदभाव हो रहा है, अब जो ज़्यादा काम कर रहा है भाई उसको तो ज़्यादा सैलरी मिलनी ही चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई दोनों लोग बराबर हैं। एक मान लो कि बॉस है, एक बॉस की कोई रिलेशन वाली कोई काम कर रही है और एक कोई बाहर की लड़की काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है भाई ये काम ना करे और बॉस सैलरी इसको प्रॉपर दे और इसको कम दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी नियम बनते हैं, चाहे किसी भी टाइप के नियम बनते हैं, वो सभी के लिए सेम बनने चाहिए। ठीक है। चाहे वो लेट का नियम हो, चाहे वो ओवर टाइम का नियम हो, चाहे वो इंसेंटिव का नियम हो, सभी का नियम जो है सभी के लिए इक्वल बनना चाहिए। उसके बाद है क्षमता या पहल क्षमता का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। ठीक है। पहल क्षमता का सिद्धांत ये होता है कि अगर किसी कर्मचारी को लग रहा है कि ये नियम गलत है, या किसी कर्मचारी को लग रहा है कि ऐसा नियम लाना चाहिए जिससे हो सकता है कि जो कंपनी का है वो कंपनी का उत्पादन बढ़ सकता है या कंपनी को लाभ मिल सकता है, तो उसे उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये होता है पहल का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत कर्मचारी को यदि लगता है कि किसी संगठन के लिए कोई भी नियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो उसे आगे बढ़ चढ़कर अपने प्रबंधक को बताना चाहिए कि ये नियम लाने से हो सकता है कि कंपनी को या संगठन जो है वो लाभ की तरफ जाए। उसके बाद है सहयोग की भावना, जिसमें आपको ये लिखना है कि जितने भी कर्मचारी एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, चाहे 50 कर्मचारी हो चाहे 100 हो, सभी को आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना व्यक्ति है, कोई ओल्ड एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई न्यू एम्प्लॉय आया, अब भाई उसे कॉलिंग नहीं आती या उसे डाटा एंट्री नहीं आती तो ओल्ड वाला सिखाए ना, ओल्ड वाले को भी सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे नीचा दिखाए या उसे ये दिखाए कि भाई मेरे को तेरे से ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में। यानी कि सभी, चाहे नए कर्मचारी हो, चाहे पुराने कर्मचारी हो, चाहे प्रशिक्षित हो यानी अनट्रेन हो या ट्रेन हो, सभी को एक दूसरे के संग सहयोग की भावना को दिखाना चाहिए। उसके बाद है कर्मचारियों के कार्यकाल। कर्मचारियों के कार्यकाल का मतलब यह है कि कंपनी को कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कर्मचारियों को ये ना लगे कि भाई आज मैं इस कंपनी में हूँ, कल हो सकता है कंपनी मुझे निकाल दे। नहीं, उनको ये कंपनी जो है मीन्स जो मैनेजमेंट है किसी कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारियों को वहाँ पे फील हो कि मैं यहाँ पर लाइफ टाइम काम कर सकता हूँ या कंपनी मुझे कभी भी इस जॉब से नहीं निकालेगी, मैं लाइफ टाइम ही यहाँ पे काम करूँगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है। यानी कि स्थिरता का सिद्धांत, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा किसी कंपनी में आप जाओगे तो पहले से ही सुनने को मिलता है कि ये जो कंपनी है ये अपने वर्कर को 2 साल तक रखती है, 2 या 3 साल तक, और 2-3 साल के बाद सारे कर्मचारियों को निकालना स्टार्ट करती है क्योंकि वो हाई सैलरी मांगने लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अभी आप यहाँ 500 सैलरी ले रहे हो तो यहाँ थोड़ी ना 500 लोगे, आप बोलोगे मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि हर ईयरली सैलरी बढ़ती है। तो किसी भी संगठन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि सैलरी के नाम पर लोगों को निकालना या इस टाइप का उन्हें ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए अपने कर्मचारी के साथ। उन्हें हमेशा यही फील करवाना चाहिए कि हाँ, आप अगर इस कंपनी में आए हो तो आप लाइफ टाइम रहोगे, आपकी यहाँ से प्रगति होगी और आप यहाँ से कुछ सीखोगे, और आपका मतलब जैसे होता है ना कि आप यहाँ लाइफ टाइम करोगे एज अ गवर्नमेंट जॉब। तो हर मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए हर कंपनी में कि वहाँ पर किसी भी कर्मचारी को अस्थिरता का अभाव ना हो, ऐसा ना लगे कि भाई कंपनी मुझे कल निकाल
निकाल देगी तो फिर वो व्यक्ति उस टाइप से काम नहीं करेगा। अगर वो सोचेगा कि हाँ मैं यहाँ लाइफ टाइम काम करूँगा तो फिर वो भी अपना 100% देगा। अब किसी कंपनी ने बोल दिया कि 1 साल के बाद यहाँ से निकाल देंगे तो काफ़ी लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपीरियंस लेने के लिए जाएंगे, वहाँ से उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हालांकि वो कंपनी के अंदर काम करें या ना करें डजेंट मैटर, उन्हें सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे ये है कि कर्मचारी के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, उनका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ जो भी कर्मचारी हमारे साथ जुड़ा है वो लाइफ टाइम यहाँ पर रह सकता है या हमारे संग कंटिन्यू काम कर सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाया है तो मैंने हमेशा यही सोच के पढ़ाया है जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा है वो 6th सेमेस्टर तक मेरे साथ ही जुड़ा रहे, यानी कि पूरा का पूरा मेरे साथ ही वो बच्चा पढ़े। तो ये मेरा मैनेजमेंट है। मैंने बच्चों को इस टाइप से पढ़ाया। बच्चे मैसेज करते हैं मैम ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, लेकिन मैं भी वही पढ़ाती हूँ क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। डिसिप्लिन के सब्जेक्ट आपने देखे होंगे, आपको प्रॉपर वीडियो मिलती होगी। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन सारे बच्चों के पास होती है। जीई में क्या होता है, जनरल इलेक्टिव में काफ़ी बच्चों के पास है, किसी के पास नहीं है। सैक में भी होता है, आधे बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है, आधे बच्चों के पास कुछ और है। लेकिन डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऐसा है कि सभी के पास सेम होता है। तो मेरा मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा है कि मैं अपने साथ अगर किसी बच्चे को जोड़ रही हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि बच्चा जब तक पढ़ रहा है कॉलेज के अंदर वो मेरे साथ जुड़ा रहे। तो ऐसे ही एक कंपनी को भी सोचना चाहिए। उसके बाद है सोपान श्रृंखला। थोड़ा सा वर्ड अलग है। सोपान श्रृंखला का मतलब होता है कि प्रत्येक कर्मचारी को पता होना चाहिए कि वो श्रृंखला में अगर इस टाइप का ग्राफ बन रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। क्योंकि सबसे ऊपर बॉस होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, फिर अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, उसके बाद जो उनकी टीम में काम कर रहे हैं टीएल होते हैं, टीएल के नीचे फिर जो एम्प्लॉय काम करते हैं या एक वर्ड बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है मैं वो कर दूंगी, पिन कर दूंगी, याद आएगा। तो एक वर्ड होता है, अभी मुझे बेसिकली याद नहीं आ रहा है। तो जो सबसे नीचे होता है ना एग्जीक्यूटिव, हाँ, फिर उन्हें लगता है कि हाँ सबसे नीचे एग्जीक्यूटिव है। तो सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि वो सोपान श्रृंखला में यानी कि श्रृंखला में कहाँ खड़े हुए हैं। क्या वो एग्जीक्यूटिव हैं, क्या वो टीएल हैं, या वो मैनेजर हैं वो, या वो क्या हैं। अगर सारे ही लोग जैसे एग्जीक्यूटिव है उसे पता ही नहीं कि उसकी पोस्ट क्या है तो फिर मतलब नहीं बनता ना। फिर उन्हें क्या लगेगा भाई मैं ही टीएल हूँ, मेरी बात सब मानेंगे, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो सभी को अपना श्रृंखला पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर कौन है या मेरा सीनियर कौन है, मेरा टीएल कौन है, टीएल का मैनेजर कौन है। सभी को अपनी श्रृंखला पता होना चाहिए कि कौन किस जगह पर किस पोजीशन पर है। श्रृंखला का मतलब होता है पोजीशन, मतलब प्रत्येक कर्मचारी यानी कि एक संगठन के अंदर काम कर रहे प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि वो किस क्रम में है या किस क्रम में खड़ा हुआ है। क्या वो मैनेजर है, क्या वो टीएल है, क्या वो एग्जीक्यूटिव है, उसको पता होना चाहिए। तो ये जो थे वो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत थे। आशा करती हूँ आपको 14 सिद्धांत पता लग गए होंगे और मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। बस जितना मैंने समझाया है उतना आप लिख के आ जाना, फिर आप निष्कर्ष लिख देना, आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।